जैविक खाद के रूप में खेतों में अधिकतर किसान गोबर की खाद डालते हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में डालनी पड़ती है। लेकिन ये खाद हर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती है। इसकी जगह अगर किसान वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें तो अधिक मात्रा में इसकी जरूरत भी नहीं होगी और फसलों के लिए ये एक अच्छी खाद भी है। तो आइए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि पर विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के डॉक्टर रणधीर नायक से। किसान भाइयों, आप देखें कि जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, आप देख रहे हैं कि सूखे का लक्षण दिखाई दे रहा है। इन सब से निजात पाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का उत्पादन किसान भाई अपने घरों पर करके अपने खेतों में प्रयोग करें। तो यह जो हमारी आज की वर्तमान समस्या है, पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, सूखे की समस्या, इससे आसानी से निजात पाई जा सकती है। किसान भाइयों, पहले जानते हैं केचुआ खाद किसे कहते हैं। केचुओं के द्वारा खरपतवार, मिट्टी व अन्य जैव विघटनशील व्यर्थ पदार्थों के भक्षण करने के बाद उत्सर्जन से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं और इस तरह से खाद बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में जानते हैं। इसके लिए पहले टैंक बनाया जाता है। टैंक की चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार 2 मीटर 4 मीटर जो चाहें आप रखें। केवल ऊंचाई का ध्यान देना चाहिए कि टैंक की ऊंचाई आधा मीटर ही होनी चाहिए, जिससे को केचुए के खाद उत्पादन के दौरान उसके उलटने पलटने में आपको सुविधा हो और टैंक में अच्छे तरीके से ऑक्सीजन का प्रवाह हो सके, जिससे केचुआ क्रियाशील हो करके समयबद्ध आपको खाद उपलब्ध करा सकें। इसके लिए 3/4 हिस्सा हम अधसड़ा जैविक पदार्थ लेते हैं और 1/4 अधसड़ा गोबर की खाद लेते हैं। इनको अच्छी तरीके से मिला करके टैंक में आप डाल दें। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं और उसके बाद प्रति वर्ग मीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 1 किलोग्राम केचुआ की उपलब्धता होती है। यह केचुआ अपने यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, अपने भारत में खास करके IVRI बरेली में हो रहा है कि वहाँ से गोपाल नाम का केचुआ उत्पादित किया गया है। वैसे अक्सर अभी तक विदेशी केचुओं का ही प्रयोग किया जा रहा है, जिसको ईसेनिया फोर्डिडा, यूड्रिलस यूजीनी के नाम से हम जानते हैं। रेडवर्म भी इनको कहा जाता है। यह लाल ऊन के तरीके साइज के होते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे। इनकी खासियत ये होती है कि 80 से 85 दिनों में जैविक पदार्थ और अधसड़े गोबर को खा करके ये बहुत ही पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर देते हैं तथा अपनी संख्या भी दूनी कर लेते हैं। तो टैंक में आपने जब केचुआ डाल दिया, उसके बाद उसके ऊपर जूट के बोरा बिछा दीजिए और उस पर पानी जो है गर्मी के मौसम में तीसरे दिन चौथे दिन दें। बाकी बरसात और ठंडक के समय में हफ्ते में 1 बार पानी देते रहें तथा 15-15 दिन पर इनकी उल्टाई पलटाई भी करते रहें। आप देखेंगे कि अगले 80 से 85-90 दिनों में सड़ करके अच्छी सी खाद तैयार हो जाती है। और यह जब खाद तैयार हो जाए तो इसको खेत में डालने के लिए दोस्तों कि खाद्यान्न दलहन तिलहन के फसलों में 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका हम प्रयोग करते हैं तथा सब्जी या फल फूल के फसलों में इसका प्रयोग जो है 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि जब भी आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, जुताई हंगाई कर रहे हैं, उसी दौरान इसको खेत की तैयारी के समय अपने खेतों में मिला दें। उसके बाद अपनी आगे फसल लगाएं। इसमें जो भी मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और खास करके मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता के लिए जो अकाधोतक जो है जीवांश पदार्थ, यह इसमें 19% पाया जाता है। इसका मुख्य पहचान यह है दोस्तों कि आप किसी फसल में किसी चीज़ में डालेंगे तो आप इसका प्रभाव आपके फसलों पर 3 दिन के अंदर ही आ जाता है, जबकि आपके रासायनिक खादों का प्रभाव आपके फसल में 8 से 10 दिन में आता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमारी सिफारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपने घरों पर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें, जिससे पर्यावरणीय समस्या भी खत्म।
हमारे प्रदेश के बहुत से किसानों ने तिल की फसल लगा रखी है और इस समय तिल की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान भाई समय रहते तिल की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान कैसे करें और नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुषमा नेमा। पहली बात तो तिल की खेती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हल्की भूमि में लगाते हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी उसमें जल जमा हो गया है तो हमको उसका भराव नहीं होने देना है। उसके आसपास नालियां बना के पानी को निकाल देना है। उसके अतिरिक्त उसमें इस समय अगर पानी बरसता रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, उनका निदान करते रहें तो भी हम तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल को रोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो इसमें फाइटोप्थोरा, पत्ती धब्बा रोग या गलन रोग की समस्या आती है। तो इससे जहाँ पानी अधिक होता है या ज़मीन थोड़ी भारी है उस क्षेत्र में इस रोग की समस्या ज़्यादा आती है। उसमें पत्तियों की अगर हम देखें पौधे की, सबसे पहले निचली पत्तियों पे पनीले धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे बड़े आकार के रूप ले लेते हैं और अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं और इस तरह से पूरा पौधा झुलस जाता है और कभी कभी मर भी जाता है। तो इसके लिए हम जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई दें, निचली पत्तियों को ध्यान में रखें और रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब दवा या रिडोमिल MZ दवा का छिड़काव करें। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद इसमें पौधे में एक पत्ती धब्बा रोग आता है, जिसे कि हम अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। इसमें पत्तियों पर, टहनियों पर और बाद में जो कैप्सूल या इसकी फलियां बनती हैं उसके ऊपर भी धब्बे बनते हैं। ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी कभी अनियमित आकार के होते हैं। इस रोग से बचाव करना है तो हम मैनकोजेब दवा का या क्विंटाल दवा का छिड़काव कर सकते हैं। दोनों दवा की अगर मैनकोजेब लेना तो 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, अगर क्विंटाल लेना है तो 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा तिल की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग का आक्रमण सितंबर माह के आरंभ में मौसम अनुकूल होने पर पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में फफूंद जमा हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और बाद में ये पत्तियां झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त बैक्टीरियल या जीवाणु धब्बा या जीवाणु झुलसा रोग का भी प्रकोप होता है। इसके लिए हमको ताम्रयुक्त फफूंदनाशी और उसके साथ साथ कोई एंटीबायोटिक जैसे स्टेट्रोसाइक्लिन दवा, उसका भी मिश्रण का छिड़काव करना होता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम इन जो जीवाणु जनित रोग हैं उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। इसके बाद जब फूल आने की अवस्था होती है तो उसमें बीमारी आती है जो कीटों के द्वारा फैलती है, जैसे कि बंधेता रोग या बंधुआ रोग या फाइलोडी रोग वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं। इसमें जो पुष्पीय भाग है और ऊपर की पत्तियां हैं ये छोटे छोटे गुच्छोनुमा हो जाती हैं और वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। तो उसमें कभी बाद में फूल और फलियां नहीं आते हैं और हमें टोटल नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हमें खेत में यदा कदा ऐसे पौधे दिखाई देते हैं तो उन पौधों को पहले तो हम उखाड़ कर या काट कर अलग फेंक दें, नष्ट कर देंगे। जब रोग का प्रकोप अगर बढ़ने लगता है तो हमें कुछ कीटनाशक दवा, क्योंकि ये जो रोग है ये फुदका या लीफ हॉपर कीटों से फैलता है। लीफ हॉपर को मारने के लिए हमको कोई भी कीटनाशक दवा, नीम का तेल का उपयोग या इमिडाक्लोप्रिड दवा, अगर हमको इमिडाक्लोप्रिड लेना है तो इसको 10 लीटर पानी में 3 ml
हमको मिलाना होगा। बहुत कम मात्रा में लगता है। ये दवा का हम छिड़काव करें तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और तिल की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तिल की अच्छी बढ़वार होगी तो उससे अच्छी उपज हमें मिलेगी। आंवले के बागों में इस समय फल लगे हुए हैं। इन फलों के सही विकास के लिए आपको बाग में कुछ जरूरी कार्यों को करने की जरूरत होगी, जिसमें बाग की साफ सफाई, खाद, उर्वरक प्रबंधन और फसल सुरक्षा जरूरी कार्य हैं, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर विकास रंजन। सबसे पहले मैं बात करूंगा, चूंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो बगीचे की साफ सफाई का ध्यान रखना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। जड़ के आसपास का जो इलाका है उसमें किसी भी प्रकार के खरपतवार को ना पनपने दें। उसका निराई गुड़ाई करके तने के आसपास का जो 2-3 मीटर का हिस्सा है उसको चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखें, जिससे आपका फसल कीड़े मकोड़ों से काफ़ी हद तक मुक्त रहती है। किसान भाइयों, यहाँ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि खाद उर्वरकों की जो पूरी मात्रा है, जिसमें 50 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास हो जाती है, तो आप अपने जो पूर्ण विकसित पौधा है जो 10 साल की आयु को प्राप्त कर चुका है उसमें ये मात्रा देते हैं, जिसमें से पूरी गोबर की खाद, आधी नाइट्रोजन और पूरी फास्फोरस पोटास ये आप जनवरी फरवरी में फूल आने के समय दे चुके होंगे। आंवले के बाग में फल गिरने और फल सड़ने की समस्या अधिक रहती है, जो कि सूक्ष्म तत्वों की कमी के चलते आती है। अगर आपके बाग में ऐसी समस्या आती है तो सूक्ष्म तत्वों में बोरान, जिंक और कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल जरूर करें। इन तत्वों की 100 ग्राम मात्रा जनवरी या फरवरी में ही दी जाती है। अगर उस समय इनका इस्तेमाल आपने नहीं किया है तो इस समय इन तत्वों का पानी में घोल बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इन तत्वों की 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव जरूर कर दें। तीसरी चीज ये है कि आंवले में सबसे ज़्यादा जो कीड़ा नुकसान करता है, जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित होता है, वो है सूट गाल मेकर। सूट गाल मेकर ये शुरू में प्रो जो तने का अगला हिस्सा होता है प्रो में से घुसते हैं और ये धीरे धीरे जा कर के अंदर उसमें सूजन पैदा कर देते हैं और अंत में जाके इसमें एक गांठ सी बन जाती है। इस गांठ के अंदर ही एक कीड़ा रहता है और यहाँ से खाने का जो परिवहन है वो बंद हो जाता है, जिससे आगे शाखाएँ विकसित नहीं हो पाती, उनमें फलन और फूल नहीं हो पाता। इसलिए इसका नियंत्रण जरूर करना चाहिए। इसका उपाय ये है कि जहाँ से ये कीड़ा लगा हो, जहाँ पे ये गांठ बनी हो, उससे थोड़ा नीचे से इस डाल को तोड़ करके उसको कहीं मिट्टी में दबा दें। इसके अलावा आप मोनोक्रोटोफास दवा की 0.05% मात्रा यानी लगभग 1.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अपने आंवले के पौधों पर जुलाई अगस्त महीने में छिड़काव कर देते हैं, तो उससे सूट गाल मेकर कीट में काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी आराम मिलता है। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर आप अपने आंवले के बगीचे की ठीक ढंग से देखभाल करते हैं तो आप अपने आंवले के बाग से अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पाली खुर्द जिला इटावा के सूरज यादव ने। आपने लेयर मुर्गियों में आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हम सभी जानते हैं कि मुर्गी पालन में, चाहे वो ब्रॉयलर का हो या अंडा देने वाली मुर्गियां हो, कुल उत्पादन खर्च का लगभग 70 से 80% हिस्सा केवल आहार प्रबंधन में आता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अंडा देने वाली मुर्गियां
करीब 18 से 22 सप्ताह के आसपास अंडा देने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये 32 से 37वें सप्ताह के आसपास जाते हैं, इनको अंडा देने की जो संख्या होती है ये सबसे अधिक होती है। इस सप्ताह के आसपास 32 से 37वें सप्ताह के आसपास अमूमन मुर्गियाँ रोजाना एक अंडा देती हैं। इसके बाद ये करीब करीब 70 से 72 सप्ताह तक अंडे देने की क्षमता रखती हैं। ये अंडे देने की जो अधिकतम आयु है ये किसान के प्रबंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किसान भाइयों, हमें मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका आहार अच्छा होने से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको प्रति मुर्गी आहार 100 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए तथा इसी के साथ आपको विटामिन प्रचुर मात्रा में भी देनी आवश्यक होती है। ऐसे तो अधिकतर किसान भाई अपने मुर्गियों के दाना के लिए अधिकतर अच्छे कंपनियों के दाना पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। उनके अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उनके दाना का मिश्रण बनाया हुआ रहता है। अभी भी कुछ किसान भाई जिनके क्षेत्र में मकई या अन्य अवयव जो इसमें मिलाए जाते हैं मुर्गियों के दाने में, अगर सस्ते दामों में उपलब्ध रहते हैं तो वो अपने दाना मिश्रण खुद बनाने में भरोसा रखते हैं और ये दाना मिश्रण काफ़ी अच्छा होता है। इससे भी हम जो बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अधिक दामों में जो दाने मिश्रण उपलब्ध रहते हैं उसके बराबरी में हम अंडा उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान भाई अपने से दाना मिश्रण बनाते हैं उनमें हम उन सबों को ये सलाह देना चाहेंगे, जो मुख्य रूप से जो पीली मकई दर्रा है उनको हम 45 से 47% के आसपास रखते हैं। जो सोयाबीन मील है उसे हम 12 से 14% के आसपास रखते हैं। खल्ली में 2 प्रकार की खलियां आप मिला सकते हैं। एक खल्ली जो मूंगफली की खल्ली होती है उसको तो हम रखेंगे ही लगभग 6 से 8% के आसपास। इसके अलावे अन्य खलियां जैसे तीसी, तिल, इस खली हैं, इनको भी हम 4 से 6% के आसपास रख सकते हैं। इसके अलावे राइस पॉलिश 13 से 15%, व्हीट ब्रान 4 से 5%, फिश मील 6 से 7%, DCP डाई कैल्शियम जो है वो हम 1% रखेंगे। नमक जो साधारण नमक है, खाने की नमक है, ये 0.25% तथा मिनरल मिक्सचर जो अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर हो इसको हम 1.7% से 2% के आसपास रखते हैं। इन सबों के अलावे जो एक भी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है सेल ग्रिड या स्नेल मिक्सचर जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग 5 से 6% मिलाना आवश्यक होता है। इन सबों के अलावे कुछ किसान इसमें टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन्स या अन्य जो प्रोबायोटिक्स होते हैं या प्रीबायोटिक्स होते हैं उन सबों को भी अच्छे उत्पादन और मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मिला सकते हैं। लेयर मुर्गियों में खाना पचाने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपको इनके आहार को समय से देने की जरूरत होगी। तो आप इनको किस समय पर दाना दें, आइए जानते हैं। इसमें अलग अलग उम्र के अनुसार किसान भाई दाना मिश्रण में प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें तो अच्छा होता है। तो किसान भाई जो 0 से 6 सप्ताह के आसपास जो दाना हम देंगे, जिसको स्टार्टर राशन के रूप में जाना जाता है, उसमें 20% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें और 6 से 12 सप्ताह के आसपास के चूजों को जिनको ग्रोअर राशन दिया जाता है वो 17.5 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें। इसके बाद 12 से 15 सप्ताह तक जो कि एक अंडे देने की उम्र के आसपास आने वाला स्थिति होती है, उस समय में हम 15 से 16% प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो मुर्गियां अंडा देनी शुरू कर देती हैं, तब हम 16 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। ये आप अंतिम समय तक, अंतिम मतलब आप 72 से 72 सप्ताह तक यही प्रोटीन की मात्रा निर्धारित रखें। इसके अलावा कुछ अन्य बातों पर भी हम आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहेंगे। जो किसान भाई दाना अपने से बनाते हैं या खरीद के देते हैं, वे चाहते हैं कि दाना का जो खर्च है उसको थोड़ा बहुत हम कम किया जा सके। तो उस स्थिति में वे आसपास में उपलब्ध जो गुणवत्ता युक्त हरा चारा है उन सब को भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमारे ये जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको दे सकते हैं। इन मौसम में आप देखेंगे कुछ मुर्गियां दिन में खाना कम खाती हैं, तो आप दिन के बजाय
विशेष करके गर्मी के मौसम में दिन जो गर्मी का समय होता है, जैसे 12 बजे से 2 बजे 4 बजे तक के समय में आप खाना के बर्तनों को हटा भी सकते हैं और इसके बदले में आप रात के खाने में ज़्यादा ध्यान दें। कुछ किसान भाई रात को बत्ती बंद भी करते हैं, तो इस स्थिति में आप रात को बत्ती बंद मत करें और रात में जो दिन का खाना आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं उस खाने को रात में भी दे सकते हैं। इससे हम गर्मी के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं।